नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य में हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण पाठ हिंदी व्याकरण से संबंधित समास समास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। समास की व्याख्या, समास की परिभाषा और समास के भेद। समास, तो सबसे पहले हम समझते हैं समास। ये जो 3 अक्षर का एक शब्द है समास, इसका अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण। क्या है शाब्दिक अर्थ? संक्षेपण, मतलब संक्षिप्त करना। किसी बात को या कोई शब्दों को जो 4 या 5 या 10 शब्दों में जो बात कह रहे हैं उसको एक शब्द में कहना है, या सीधा में समझो कि एक शब्द में कहना है, एक वाक्य में कहना। तो ये हमारा है समास। समास का मतलब क्या? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण या संक्षेपीकरण या संक्षेप करना, संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना। ठीक है। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। क्या है? जैसे संधि में हमने देखा था तो वहां होता 2 वर्णों का मेल। किनका होता था? 2 वर्णों का। और यहाँ होता है शब्दों का, कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। क्या है इसकी परिभाषा साधारण शब्दों में? कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, काय से मिलकर? शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। जो समास शब्द है ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ संक्षेपीकरण। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सम। सम का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या है? सम का होता है संक्षिप्त। दूसरा है आस। क्या है? आस। आस यानी कथन या शब्द। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला सम, दूसरा आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है शब्द या कथन। तो संक्षिप्त कथन, जिसका अर्थ क्या हुआ? संक्षिप्त कथन। समास प्रक्रिया से शब्दों को संक्षिप्तीकरण किया जाता है। तो साधारण शब्दों में परिभाषा क्या हो गई समास की? वही कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। समास जो है इसके अवयव, या यूं कहे कि जो जैसे संधि हमने पढ़ा तो संधि में प्रथम पद द्वितीय पद रहता था, संधि विच्छेद। ऐसे समास का जब समास को हम जोड़ते हैं तो जो समास से शब्द जुड़ेगा उस शब्द को हम कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। जब समास का विग्रह करेंगे, जैसे संधि विच्छेद करते हैं, उसी प्रकार जब समास को तोड़ेंगे तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं समास विग्रह। तो समास के तत्व क्या हुए? अब कैसे कि समास के तत्व कौन कौन से हो गए? पहला समस्त पद, दूसरा प्रथम पद, उत्तर पद और समास विग्रह। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है हमारा राजकुमार। क्या है? राजपुत्र। क्या शब्द है? राजपुत्र। इसका हम समास विग्रह करेंगे। क्या करेंगे? समास। तो राजा का पुत्र। समास की परिभाषा क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के, कितने शब्द हो गए? एक शब्द, 2, 3। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जो सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। तो यहाँ जो राजपुत्र है ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया समस्त पद। क्या हो गया? समस्त पद। वहीं जो प्रथम पद है वो क्या है? राज। तो ये हो गया हमारा पूर्व पद। क्या हो गया? पूर्व पद। जो पुत्र है ये हो जाएगा हमारा उत्तर पद। राजपुत्र जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? हमारा समस्त पद। क्योंकि ये जो राजा का पुत्र शब्द है इसका हमने जब समास
समस्त पद किया, समास में लाए, इसको जोड़ा, तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द लेकर आए। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का जब हमने मेल किया तो एक नया अपना तीसरा शब्द सार्थक शब्द बना, क्या बना? राजपुत्र। तो ये जो राजपुत्र बना इसको हम कहते हैं समस्त पद, और इसका जो प्रथम भाग रहता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद, और जो द्वितीय भाग रहता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद, और जिसका हम समास विग्रह करेंगे तो ये शब्द हमारा बनकर आता है, इसको कहते हैं हम समास विग्रह। समास विग्रह यह है समझ में। समास के तत्व कौन कौन से? भाई एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समास के तत्व कौन कौन से? तो चार तत्व, समस्त पद, प्रथम पद, उत्तर पद, और या प्रथम पद को पूर्व पद भी बोलते हैं, और समास विग्रह, मतलब समास में जब शब्दों को तोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। अगला हमारा समास से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भाई समास के कितने भेद है? कितने भेद है? ये संधि के हमने भेद देखे थे, कितने थे? 6। तो संधि के तीन भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसी प्रकार समास के कितने भेद थे? 6 भेद। कितने भेद थे? 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा अव्ययी भाव समास क्या है। अव्ययी भाव समास नाम से स्पष्ट है, अव्ययी भाव, जिस समास का पहला पद बताया आपको, पूर्व पद, पहला पद अव्यव व प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या है परिभाषा? कि जिस समास का पहला पद, पूर्व पद अव्यव हो, क्या हो? अव्यव हो, वह प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्यव कौन कौन से हमारे? अनु, यथा, आ, भर, प्रति, यादव, हर, यथा, ये सारे हमारे अवयव है। आपने पढ़े हैं अब हिंदी में। आगे क्या है कि इसमें पहला पद अनु, यथा, आ, भर, प्रति, यादत, हर आदि होता है। क्या होता है? पूर्व पद क्या रहेगा? अवयव। जहां भी आपको पूर्व पद अवयव या उपसर्ग दिखे, क्या दिखे? उपसर्ग, वहां कौन सा समास होगा? आपका अव्ययी भाव समास। बिना सोचे विचार आप आराम से टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल गलत आपका नहीं होगा, कि जहां भी प्रथम पद अव्यव है वहां पे अव्ययी भाव समास। कैसे? जैसे देखिए, ये हो गया हमारा पूर्व पद, क्या हो गया? पूर्व पद। ये हो गया विसर्ग भाग उत्तर पद, और ये हमारा बना समस्त पद। क्या बना? जैसे यथाशक्ति, क्या शब्द है? यथा यथाशक्ति। अब यथाशक्ति में यथा क्या है? आपका अवयव है, तो यहां कौन सा समास आएगा? अव्ययी भाव समास। अगर यथाशक्ति को हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? शक्ति के अनुसार। ये देखिए, यथा धन शक्ति, तो जो समस्त पद बना, समस्त पद क्या आएगा हमारा? यथाशक्ति। और जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? शक्ति के अनुसार। तो जहां प्रथम पद अव्यव हो या उपसर्ग हो वहां हमारा अव्ययी भाव समास रहेगा। दूसरा समास हमारा तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तो जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो, कौन सा पद? बाद का मतलब उत्तर पद, कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता हो, का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या है तत्पुरुष समास? कि जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। उत्तर पद। ये देखिए उदाहरण से, राजकुमार में कौन सा समास है हमारा? तत्पुरुष समास। जब इसका उत्तर पद राजा का कुमार, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन के आएगा? राजा का कुमार। तो ये जो कुमार है ये प्रधान है, कि भाई क्या है? कुमार है, राजा का पुत्र है।
धर्म ग्रंथ, तो यहाँ पे ग्रंथ प्रधान है, रचना को करने वाला, तो ये देखिए धर्म के बाद क्या लगा, का लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, का, तो क्या का होता है, कारक चिन्ह। तो तत्पुरुष समाज का क्या परिभाषा हुआ हमारा, कि जिस समाज के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो वहां तत्पुरुष समाज होता है। तो किसी भी समाज का जब उत्तर पद, जैसे उदाहरण के लिए आप दे दीजिए राजपुत्र, क्या है, राजपुत्र, क्या है अपना, राजपुत्र। तो जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो यह आएगा राजा का पुत्र, तो उत्तर पद क्या हुआ, पुत्र। तो जब उत्तर पद पुत्र प्रधान है वहां क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला तीसरा क्या है, कर्मधारय समास, क्या है, कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, क्या है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान था, यहां पर भी क्या है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा तो पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण या विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। क्या है कर्मधारय की परिभाषा, कि उत्तर पद प्रधान होगा और ये उपमेय या उपमान अथवा विशेष या विशेषण बताएगा, कि जो शब्द किसी की विशेषता बता रहा हो, क्या बता रहा हो, विशेषता, जहां वो कर्म लेके बैठा हो, जैसे अपन कुछ कर्म करते हैं तो जहां वो विशेषता बता रहा हो वहां क्या आएगा, कर्मधारय समास। जैसे उदाहरण समझते हैं अपन, कमल नयन, क्या है, कमल नयन। अब ये शब्द है, इसमें कौन सा समास है, अब ये विशेषता बता रहा है, काय की विशेषता बता रहा है, नयन की, कि नयन कैसे हैं, कमल के जैसे। उपमेय उपमान हो गया, विशेषता बता दी, तो यहां कमल के जैसे नयन, क्या है, कमल नयन। कमल नयन का अगर विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, कमल के जैसे नयन। तो यहाँ क्या क्या बता रहा है, वो नयन की विशेषता बता रहा है, उपमा करना है, तुलना कर रहा है। जैसे अपन किसी की तुलना करते हैं कि आप तो भाई शेर जैसे हो, तो जहां हमने उसकी तुलना कर दी शेर जैसे हैं, तो वो तुलना जहां हो जाएगी वहां हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख का क्या हो जाए कहना है, चंद्रमुख जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बना है कि चंद्र के समान मुख, और चंद्रमा की तरह घटता बढ़ता नहीं, हमने उसके गुण से तुलना करी, काय से तुलना करी, गुण से, कि चंद्रमा की तरह सुंदर। महादेव, महादेव का अगर ये रहा महादेव, अगर महादेव का हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा कि महान है जो देव। महान मतलब महानता, हमने उसकी विशेषता बताई, महान होना एक विशेषता है, उपमा करी हमने, तो क्या वहां कौन सा समास आएगा, कर्मधारय समास। अगला है द्विगु समास, कौन सा है, द्विगु समास। अब द्विगु समास हमारा नाम से ही स्पष्ट है, द्विगु, द्विगु समास। द्विगु समास में ये आ रहा है आपका द्वि, द्वि क्या होता है, एक संख्या, द्विगु तो जिस समस्त पद का पूर्व पद, कौन सा, पूर्व पद मतलब प्रथम पद संख्यावाचक हो, क्या हो, संख्यावाचक हो, वहां द्विगु समास कहलाता है। क्या है परिभाषा, कि जहां प्रथम पद संख्यावाचक हो विशेषण, वहां द्विगु समास होता है। सिंपल सा, जहां भी आपको शब्दों में प्रथम पद संख्यावाचक दिखे वहां द्विगु समास का हमको आंख बंद करके सोचना भी नहीं, 2 सेकंड 1 सेकंड भी नहीं लेना और क्लिक कर दिया कि यहाँ पे द्विगु समास है। कैसे, चौराहा, चौराहा का मतलब क्या हुआ, 4 रास्तों का समूह, ये रोड, ये इधर से रास्ता आ रहा, इधर से आ रहा, इधर से आ रहा, इधर से आ रहा, ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, चौराहा। और 4 रास्तों का समूह, जहां 4 आ गया, प्रथम पद क्या है, चो, चो मतलब 4, तो कौन सा समास हुआ हमारा, द्विगु समास। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह,
नोर आते हैं। सप्त सिंधु यानी 7 सिंधु। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो जहां संख्यावाचक शब्द आए, प्रथम पद संख्यावाचक हो, वहां पे कौन सा आएगा? द्विगु समाज। कौन सा? द्विगु समाज। अब इसके कुछ अपवाद भी है। क्या है? अपवाद। अब वो आपको दिखा देता है। जैसा दशानन, अपवाद। अपवाद मतलब जो इसके नेम में बैठते भी और बाहर भी जाते। कैसे? दशानन, दशानन का अगर समाज विक्रय करेंगे तो क्या आएगा? 10 है जिसके आनन यानी मुख। तो जब हम इसको यहां तक ही पढ़ेंगे, मुख तक, कहां तक? मुख तक, कि दशानन 10 है जिसके मुख या आनन, तो वहां क्या जाएगा? दशानन। तो ये 10 अगर हम देख रहे हैं तो कौन सा समास होगा? द्विगु। पर जब अगर ऐसा विकल्प आपसे पूछा जाए तो एक बार सारे विकल्प इसके देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या किया गया है और उसमें आपके आंसर क्या क्या दे रखे हैं, विकल्प क्या क्या दे रखे हैं। क्योंकि दशानन आपका एक और समाज में आएगा। उसमें दशानन मतलब क्या होता है? रावण। क्या होता है? रावण। दशानन 10 है जिसके मुख या सिर, तो वो कौन है? रावण। तो जब तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है या तृतीय पद प्रधान होता है, वहां पे दूसरा समास रहता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसी को देखिए। द्विगु समास मतलब जिस समस्त पद का पूर्व पद, समस्त पद यानी ये पूरा, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, वहां पे द्विगु समास है। संख्यावाचक कोई भी शब्द क्या कहलाएगा? द्विगु समाज। अगला समाज है हमारा द्वंद्व समाज। क्या है? द्वंद्व। द्वंद्व का से नाम से स्पष्ट मतलब लड़ना, जहां अधिकारों की लड़ाई हो, जहां हर शब्द अपना अपना अधिकार बराबर रख रहा हो। क्या रख रहा हो? बराबर। वहां हो जाएगा द्विगु समाज। क्या हो जाएगा? द्विगु समाज। तो परिभाषा क्या कहेगी इसकी द्विगु की? कि जहां दोनों पद प्रधान हो। क्या हो? प्रथम पद तथा उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर और या अथवा या लगता हो, वहां द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कि जहां दोनों पद प्रधान हो। प्राय इसके अधिकतर ऐसा भी देखा जाता है 80% में आपका योजक चिन्ह रहेगा। क्या है? पहचान क्या है इसकी? कि दोनों पदों के बीच प्राय, एक चीज ध्यान दीजिए, क्या लगा है? प्राय। सभी में नहीं रहेगा, 100% नहीं, प्राय मतलब अधिकतर। योजक चिन्ह क्या है? ये वाला चिन्ह, ये दोनों पदों, ये आपका हो गया इधर प्रथम पूर्व पद, ये हो जाएगा उत्तर पद, दोनों के मध्य में योजक चिन्ह लगा हो, तो वहां भी आप एक बार देख के द्विगु समाज लगा सकते हैं। पर क्या है? ध्यान दीजिए, द्वंद्व समाज। क्या है? द्वंद्व समाज। द्वंद्व का मतलब बराबर का अधिकार। जो भी हमारे योजक चिन्ह के इधर पूर्व पद और उत्तर पद है, दोनों का अधिकार बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। या तो एक दूसरे के विलोम होने चाहिए या एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। जैसे नदी, नाले। नदी अपना अधिकार रखती है, नाले अपना अधिकार। तो नदी और नाले क्या आया विग्रह करने पे? और आया नदी नाले। तो जब दोनों शब्द समान अपना अर्थ रखते हैं तो वहां क्या हो जाएगा? द्वंद्व समाज। क्या आएगा? द्वंद्व समाज। दोनों युद्ध कर रहे, अपना अपना अधिकार बराबर इनने स्थापित कर लिया। नदी का भी उतना ही महत्व है तो नाले ने भी अपना महत्व उतना ही रखा है। खरा खोटा, सुख दुख, दिन रात, अपना पराया, राधा कृष्ण, सीता राम, आना जाना। ठीक है? तो ये सारे काय में आएंगे? द्वंद्व समाज में। काय में आएंगे? द्वंद्व समाज, जहां दोनों पद प्रधान हो। पर इसमें आपको एक बात यहां देखने की जरूरत है कि योजक चिन्ह सिर्फ देख के मत लगा देना। जैसे कि दिन रात, क्या है? दिन रात। तो यहां कौन सा समाज आपका रहेगा? तो यहां दिन रात, दोनों का हिस्सा बराबर, दोनों में द्वंद्व है, तो कौन सा आ जाएगा? द्वंद्व समाज। कौन सा आ जाएगा?
द्वंद्व समाज। परंतु अगर ऐसा रहा दिन दिन, क्या हो जाएगा, दिन दिन, तो सिर्फ योजक चिन्ह देख के मत लगा देना। अब ये कौन सा समाज आपका हो गया, अगर दिन दिन है तो अव्ययी भाव, क्या हो गया, अव्ययी भाव समाज। अगर रात दिन रात है तो ठीक है, दिन दिन हुआ या तो रात रात हुआ, आना जाना हो या जाना जाना होगा तो फिर क्या होगा, समास बदल जाएगा। तो योजक चिन्ह जहां लगा रहता है 80% तो आपका द्वंद्व समास रहता है। परंतु एक बार उसको देख लीजिएगा कि दोनों शब्द या तो पूरक रहने चाहिए या विलोम रहने चाहिए, एक दूसरे के विपरीत रहने चाहिए। तो वहां द्वंद्व समाज क्या है कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, दोनों का अपना अपना महत्व है, तो वहां कौन सा आ जाएगा आपका, द्वंद्व समाज। अगला हमारा समाज आता है, आखिरी समाज, बहुव्रीहि। कौन सा समाज, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि मतलब कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान ना हो, समस्त पद में कोई पद प्रधान ना हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। क्या है कि जहां दोनों पद प्रधान नहीं है, दोनों मिलके किसी तीसरे की ओर संकेत करते हो और वो पद प्रधान रहे, वहां होता है हमारा बहुव्रीहि समाज। बहुव्रीहि मतलब दूसरा कोई, जो पद आए हैं दोनों पद ही गौण हैं, दोनों पद का कोई महत्व नहीं है, परंतु दोनों पद मिलके एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं और तीसरा पद ही प्रधान है, तो वहां कौन सा समाज आएगा हमारा, बहुव्रीहि। जैसे नीलकंठ, क्या शब्द आया, समस्त पद क्या है हमारा, नीलकंठ। नीलकंठ का जब हम समास विग्रह करेंगे तो बनता नीला है जिसका कंठ, नीला जिसका कंठ है, तो नीलकंठ अगर हम कहेंगे तो स्वाभाविक हम समझ जाएंगे कि यहाँ भोलेनाथ की बात हो रही है, कि नीलकंठ किनका है, तो शिव जी। अगला, तो यहां पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव जी का संकेत किया, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास है। या तो यूं कह दिए कि जितने भी भगवान से संबंधित नाम है सभी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। भगवान के अलावा रावण का नाम भी इसमें आता है, राक्षस का भी आता है। तो आप कहोगे सर भगवान का नाम आता है तो दशानन, 10 आनंद जिसके रावण हुआ, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पर 90% देवी देवता के नाम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे लंबोदर। अब लंबोदर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, लंबा है जिसका उदर, मतलब जिसका पेट बड़ा, उदर यानी पेट, तो किसका पेट बड़ा है, गणेश जी का, गणेश जी की ओर संकेत कर रहा है। लंबोदर का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, उदर यानी पेट। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी लंबा है जिसका पेट, तो हम किसका समझ रहे हैं यहाँ पे, भाई आपका है मेरा समझोगे नहीं, किसका, गणेश जी का। तो क्या वहां कौन सा समाज आएगा हमारा, बहुव्रीहि समाज। कॉल आ रही बार बार, ठीक है। अगला, पीताम्बर। क्या है, पीताम्बर। अब पीताम्बर का आप अगर विग्रह करेंगे तो क्या शब्द बनेगा, पीत है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, अंबर यानी कपड़ा, कि जिनने पीले वस्त्र धारण कर रखे। तो पीले वस्त्र धारण कौन करते हैं, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, तो पीताम्बर। पीला वस्त्र जिसने धारण कर रखा है, क्या है,
क्या है, पीतांबर के पीला है जिसका अंबर या वस्त्र, या जिनसे पीले वस्त्र धारण कर रखे, तो वो कौन सा समाज हमारा रहेगा, बहुव्रीहि समाज। क्या है बहुव्रीहि समाज की परिभाषा, कि जिसके समस्त पद में कोई पद प्रधान ना हो, दोनों पद, उत्तर पद या पूर्व पद या उत्तर पद, दोनों पद प्रधान ना हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। सिंपल सा, जितने देवी देवता के नाम है, चतुर्भुज, अष्टभुज, मतलब अष्टभुजाओं वाली माँ दुर्गा, त्रिनेत्र, तीन है जिसके नयन, भगवान शिव, घनश्याम, ये घन के समान जो काले हैं, घनश्याम, तो कौन, श्री कृष्ण। तो ये होगा हमारा बहुव्रीहि समाज। अब हमने जो पढ़ा था तत्पुरुष समाज, समाज के कितने भेद है, 6। उसी प्रकार समाज के अंदर जो हमारा तत्पुरुष समाज है उसके 6 भेद है। कितने भेद है, 6 भेद है। ये नॉर्मल आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में नहीं आएंगे, परंतु कहीं डीप एग्जाम में अगर क्वेश्चन कर लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि इस शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है, यानी तत्पुरुष समास है ये तो पता है, पर कौन सा है, तो फिर पढ़ना जरूरी। इसके लिए हम आपको उसके 6 भेद भी आगे बता रहे हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। तत्पुरुष के जो 6 भेद है उसके नाम आप ऐसे भी याद रख सकते हो। 6 है तो जो पहला शुरू होता वो द्वितीय, दूसरा तृतीय और छठा सप्तम तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष में क्या है कि इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, को का लोप हो जाता है। या तो या कहे कि प्रथम पद के बाद को आता है। क्या आता है, जब समस्त पद बनेगा तो को का लोप हो जाएगा, और जब हम विग्रह करेंगे समाज का तो प्रथम पद के बाद को आएगा। कैसा आएगा, जैसे कि मान लीजिए रथ चालक, रथ चालक ये समस्त पद है तो इसमें को का लोप हो गया, परंतु जब विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा रथ को चलाने वाला। क्या है, रथ चालक ये है प्रथम पद, क्या है, और ये है द्वितीय पद। रथ प्रथम पद है तो प्रथम पद के बाद क्या आएगा, को आएगा। जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, को आएगा। रथ को चलाने वाला या गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष क्या है, तो इसमें क्या विभक्ति क्या आई, को आई। क्या आएगी, को का लोप होता है। ठीक, दूसरा करण तत्पुरुष, क्या है, करण तत्पुरुष, या तो यूं कहे तृतीय तत्पुरुष है दूसरा, पर क्या कहेंगे, तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष, इसमें करण कारण की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। काय का लोप होता है, से या तो के द्वारा, या तो यूं कहे कि जहां प्रथम पद के बाद विग्रह करने पे से या के द्वारा आता है वहां करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष होता है। जैसे भयाकुल शब्द है हमारा, ये समस्त पद है। क्या है, समस्त पद है। जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, भय से, ये से आ गया, भय से आकुल। क्या आ रहा है, भयाकुल। जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या है, भय से आकुल, क्या आ गया, से आ गया। से आया मतलब कौन सा हो जाएगा, ये तृतीय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। क्या आ जाएगा, या तो से या के द्वारा, जैसे सुररचित। एक शब्द और हम समझते हैं, सुर रचित। अब इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, परिभाषा क्या कहती कि इसके करण कारण की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। मतलब जब इनको दौड़ेंगे तो से का लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भय आकुल हो जाएगा। यह विग्रह करेंगे तो से आता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, के द्वारा, सुरचित
अब इसका जब विग्रह करेंगे, सुर, सूरदास, सुर के द्वारा रचित। क्या है? सुर के द्वारा रचित। अगला चतुर्थी तत्पुरुष, मतलब तीसरा नंबर, ठीक है ना, उसको एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष, इसके में क्या कि इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। क्या? के लिए, यानी विग्रह करने पर प्रथम पद के बाद जहां के लिए आएगा वहां पे चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष होगा। जैसे के लिए का उपयोग जहां होगा, जैसे थोड़ी देर के लिए गौशाला, गौशाला। अब गौशाला का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? गो के लिए। क्या आया? शब्द क्या था? गौशाला, और विग्रह क्या? तो क्या आया? गो के लिए, जहां के लिए आ जाएगा वहां कौन सा रहेगा? चतुर्थी तत्पुरुष, या तो यूं कहे संप्रदान तत्पुरुष। जैसे रसोई घर, रसोई घर क्या है? रसोई घर। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? रसोई के लिए घर। क्या है? रसोई के लिए, तो यहां के लिए आ गया। के लिए जहां आएगा विग्रह करने पे वहां कौन सा तत्पुरुष रहेगा? चतुर्थी तत्पुरुष, या यूं कहे संप्रदान तत्पुरुष। अगला चौथा भेद क्या है तत्पुरुष का? चौथा भेद यानी पंचमी तत्पुरुष। कौन सा? चौथा नंबर पंचमी तत्पुरुष, यानी अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाती है। क्या का? अलग होने का भाव, किसी चीज से छुटकारा पाने का भाव। तो वहां क्या आएगा? से। मतलब जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो प्रथम पद के बाद से आएगा। क्या आएगा? से आएगा। क्या आएगा? प्रथम पद के बाद से आएगा। कैसे? जैसे पाप मुक्त, ये एक शब्द है, ये समस्त पद है। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? पाप से पाप से मुक्त। तो क्या आया? पाप प्रथम पद ये हुआ, प्रथम पद या पूर्व पद के बाद क्या आएगा? से आएगा। जहां प्रथम पद, समस्त पद के प्रथम पद या पूर्व पद के बाद से आए वहां क्या रहेगा? पंचमी तत्पुरुष या तो अपादान तत्पुरुष। जैसे बंधन मुक्त, तो इसका जब विग्रह करेंगे क्या आएगा? बंधन से मुक्त। क्या आ रहा है? बंधन मुक्त। यह समस्त पद है। समस्त पद का जो पूर्व पद या प्रथम पद है, जब इसका विग्रह करेंगे तो पूर्व पद के बाद जहां से होगा, बंधन से मुक्त, जहां से आएगा वहां क्या रहेगा? अपादान तत्पुरुष। ठीक। अगला पांचवा है संबंध तत्पुरुष। क्या है? संबंध या षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक का है, संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती, या यूं कहे कि प्रथम पद के बाद जहां का के की आएगा वहां पर संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष होगा। क्या है परिभाषा? क्या कहेंगे? जहां भी समस्त पद का विग्रह करने पर प्रथम पद के बाद का के की आएगा वहां पर षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं। राज पुत्र,
तो क्या हो जाएगा जब इसका विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, प्रथम पद या पूर्व पद ये हुआ, समस्त पद हमारा राजा का पुत्र है तो उसका प्रथम पद क्या हुआ, राजा का पुत्र, राजपुत्र और राजा का पुत्र, या यूं कहें देश रक्षा। तो जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, देश की रक्षा, देश की रक्षा, मतलब प्रथम पद के बाद का, की या के हो तो वहां पर हमारा होगा षष्ठी तत्पुरुष। अगला भाग तत्पुरुष का छठा भाग सप्तमी तत्पुरुष, या यूं कहे अधिकरण तत्पुरुष। क्या है, या तो षष्ठी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष, छठा नाम। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। काय में, में पे, काय में पे, में या पर आएगा वहां लुप्त हो जाए। यूं कहें कि जहां प्रथम पद के बाद समस्त पद का समास विग्रह करने पर प्रथम पद के बाद में आएगा वहां पर सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे हमारा उदाहरण दे रखा है गृह प्रवेश। क्या दे रखा है, गृह प्रवेश। क्या है, तो इसका जब विग्रह करेंगे हम तो क्या आएगा, गृह में प्रवेश। क्या आ गया, प्रथम पद के बाद या पूर्व पद के बाद में आ गया। क्या आ गया, में आ गया, तो वहां कौन सा हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष या तो अधिकरण तत्पुरुष या लोकप्रिय लोकप्रिय। तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, लोक में प्रिय। क्या बनेगा, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। तो लोक के बाद क्या आ गया, मां आ गया, और जहां में आ जाएगा, मां आ जाएगा, वहां होगा हमारा सप्तमी तत्पुरुष। तो ये हमने पढ़ा है समास। क्या पढ़ा है, समास। अब इतना सारा याद रखने से इसका एक हम शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं जिससे आसानी से आपको समास याद रह जाए। ये हमने आपको डिटेल में बताया है ताकि आपको हर समास की परिभाषा याद रहे, भाई कौन सा समास है, कहाँ है। अब इसको साधारण से याद रखने के लिए समास पहचाने ट्रिक, अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। ठीक है, अव्यय भाव को कैसे पहचानेंगे, इसका पहला पद अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। क्या होगा, अव्यय या उपसर्ग होगा। जहां भी आप कोई शब्द देखो जिसका प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय हो वहां पे अव्यय भाव समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का, की, से, को, में। ठीक है, का, की, से, को, में छिपे हो, जब उनका हम विग्रह करेंगे तो प्रथम पद के बाद या का, की, के, से, को, में आए तो वहां हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर कोई शब्द दे रखा आप उसका समास विग्रह करके देखिए, प्रथम पद के बाद का, की, के, से, में आए तो वहां कौन सा हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास विशेष या विशेषण होगा। क्या होगा, विशेष या विशेषण, मतलब किसी चीज की विशेषता बताई जाएगी। जिस नील कमल, नीला है कमल, कमल नयन, कमल के जैसे नयन वाला, चरण कमल, चरणों के जैसा कमल, घनानंद, घन के जैसे काले घन। ठीक है, या और कोई विशेषता बताई जा रही हो कि गधे जैसा, मतलब गधे के तरफ, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान, तो वहां पे जहां विशेषण उपमा दी गई हो वहां पे कर्मधारय समास। अगला आपका द्विगु, पहला पद संख्यावाचक होगा। क्या होगा, जहां भी प्रथम पद संख्यावाचक आएगा वहां आपका द्विगु समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या है कि और, एव या का अर्थ निकले, मतलब या तो पूरक शब्द होंगे या विलोम, या विलोम। जहां दोनों शब्द बराबर का अधिकार रखते हो वहां पे आपका द्वंद्व समास, जैसे माता पिता, दिन रात, आना जाना, उठना बैठना, राम
श्याम, राम, सीता, शिव, पार्वती, ऐसे शब्द आए वहां पे द्वंद्व समास। और बहुरी समास, जो शब्द दोनों प्रथम पद और द्वितीय पद उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करे, जहां तीसरे व्यक्ति वस्तु का बोध हो, वहां पे बहुरी समाज। तो सिंपल सी ये ट्रिक है, ठीक। उसी प्रकार तत्पुरुष समाज के जो 6 भेद है उनको हम कैसे पहचानेंगे, ये तत्पुरुष समाज के 6 भेद। कर्म प्रस्तुत में क्या आएगा, को आएगा प्रथम पद के बाद, जहां को आए वहां पे कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्गों को प्राप्त। करण तत्पुरुष में क्या आएगा, प्रथम पद के बाद जब विच्छेद करेंगे तो प्रथम पद के बाद से आएगा। संप्रदाय तत्पुरुष के में क्या, जब हम उसका समास विग्रह करेंगे, जैसे गुरु दक्षिणा, तो इसका विग्रह करेंगे तो गुरु के लिए दक्षिणा, तो जहां के लिए आएगा वहां संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष को कैसे पहचानेंगे, कि जहां अलग होने की, से अलग होने की बात, मुक्त होने की बात हो, तो जहां हम समस्त पद का विग्रह करेंगे तो जहां से आए, जैसे ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त जहां से आएगा वहां आपका अपादान तत्पुरुष रहेगा, ठीक। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष को हम कैसे पहचानेंगे, कि जब हम समस्त पद का समास विग्रह करेंगे और प्रथम पद के साथ का, की या के आए, क्या है, का, की या के आए, तो वहां होगा हमारा संबंध तत्पुरुष। जैसे राजपुत्र, तो जब इसका विग्रह किया गया तो बना शब्द हमारा राजा का पुत्र, तो यहाँ क्या आ गया, का आ गया, क्या आ गया, का आ गया, मतलब संबंध तत्पुरुष। और अंतिम इसका छठा भाग है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष को हम कैसे पहचानेंगे, कि जब हम समस्त पद का विग्रह करेंगे तो विग्रह, जैसे गृह प्रवेश, जब विग्रह करने पर प्रथम पद के बाद में आए, वहां पर हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो ये था हमारा समास, जिसको हमें आसान भाषा में समझा है। पूरक या विलोम, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझने के लिए आपको आसान रहेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में।